Hello, I am Kavita Singh. Welcome back to Lucid Lectures. Today we will continue our second line of defense of innate immunity. Okay, so let's see that कि हमारी बॉडी में एंटीजन की एंट्री के बाद हमारा innate immune system क्या करता है. Okay, so for doing so we must need to divide the innate immunity first. Innate immunity second line of defense. Okay. आफ्टर द एंट्री ऑफ द एंटीजन हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का दो काम होता है. एक तो इसके स्प्रेड को रोकना और दूसरा इन्फेक्शन के मैसेज को कन्वे करना टू विद द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. ओके, और जहां पे भी मैसेज कन्वे करने या कोऑर्डिनेशन की बात आ जाती है इन द लिविंग थिंग्स, ओके, वी ऑलवेज नीड सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स. हियर वी विल ऑल्सो, तो कुछ केमिकल्स होंगे दैट वी विल पुट इन द केमिकल बैरियर. कुछ सेल्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है WBCs होंगी, दैट वी विल पुट इन द सेलुलर बैरियर. ओके, सो फर्स्ट केमिकल बैरियर्स, नेक्स्ट cellular barriers. Okay, chemical barrier में we have to discuss about two things. First, cytokines, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. ओके, कुछ सेट ऑफ प्रोटीन होती हैं दैट ऑल टुगेदर नोन एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. Okay, although I have made cellular barriers at the second heading, but we will discuss first about the cells of the second line of defense and then about the chemical barriers. Okay, and then the reason behind this you will know at the end of the class. Okay, so जो ट्रेडिशनल वे होता है सेल्स के डिस्कस करने का, जिसमें हम एक गोला लेते हैं ल्यूकोसाइट या WBCs, देन दो गोले लेते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट एंड देन देयर डिफरेंशिएशन. वी विल नॉट गो थ्रू लाइक दैट. ओके, यहाँ पे जो भी हमारी इनेट इम्यून सिस्टम की WBCs है, वी विल सिंपली राइट देम हियर. उसके बाद उनका थोड़ा थोड़ा फीचर्स कर लेंगे. ओके, न्यूट्रोफिल्स जो हमारी पहली सेल है, neutrophils, and then lymphocytes, and then monocytes, and then eosinophils, then basophils. Okay, neutrophils जो हैं they are the most abundant cells of total leukocytes. ये 50 to 60% होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट का. ओके, एंड 50 to 60% होने के साथ साथ दे रिसाइड्स इन द ब्लड. दे रिसाइड्स इन ब्लड. ओके, ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड सेल्स. ओके, फिर भी कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट ब्लड में है या टिश्यू में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू नो ल्यूकोसाइट का ये नेचर होता है, इधर दे ओकेजनली और परमानेंटली लीव दी आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ब्लड में है कि टिश्यू में है. तो ये हमारी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दे रिसाइड्स इन द ब्लड, वो ब्लड में रहते हैं. एज वी आर एबल टू सी कि इनका नंबर सबसे ज्यादा है और ये ब्लड में रहती हैं. ओके, और मैंने अपने ल्यूकोसाइट वाले सेक्शन में बोला था कि ल्यूकोसाइट्स क्या करती हैं या फिर WBCs हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को एज अ हाईवे यूज करती हैं, और आप कह सकते हो कि रास्ते की तरह यूज करती हैं. ओके, सो कोई भी चीज अगर सबसे ज्यादा है और ये रास्ते में ही है, कोई भी किसी को कहीं जाना है और रास्ते में ही है, तो डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचेगा. लाइक एज ओके, एक तो ये रास्ते में ही रहती हैं, विच मीन्स ये ब्लड में ही रहती हैं. सेकेंडरी इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले पहुंचती हैं. ओके, दीज आर द सेल्स
that reach to the site of infection at very first. Okay, so first cell that reach to site of infection, site of infection. ओके, एक तो इनका नंबर ज्यादा है, दूसरे भाई ये ब्लड में ही है, तो जहां इन्फेक्शन होगा जैसे सिग्नल मिला तुरंत कौन पहुंचेगा, न्यूट्रोफिल्स. ओके, दे आर वेरी गुड सेल्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं. सो वेन एवर वी गेट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट अब बात आ जाती है हाउ डज दे रिमूव द एंटीजन और पैथोजन, और हाउ डज दे स्टॉप द इन्फेक्शन, बाय डूइंग द फेगोसाइटोसिस. दे आर एबल टू परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस. ओके, तो ये टाइप ऑफ क्या हो गई, फेगोसिटिक सेल हो गई. ओके, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सिंपली जो पैथोजन है, अच्छा सिर्फ हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैथोजन की ही फेगोसाइटोसिस होती है. ओके, सेलुलर डिब्रीज, वॉर्न आउट सेल्स या फिर ओल्डर सेल्स, दोज थिंग्स आल्सो नीड टू बी क्लीन्ड, और उनके लिए भी फेगोसाइटोसिस का होना जरूरी होता है. ओके, सो फेगोसाइटोसिस, अच्छा ये फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, तो फेगोसाइटोसिस में करेंगी क्या, जिसकी भी फेगोसाइटोसिस करनी है उसको इनगल्फ करती हैं, विच मीन्स कैप्चर करती हैं और उसका डाइजेशन करती हैं. ओके, उसके बाद उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर देती हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फेगोसाइटोसिस. अभी थोड़ी देर में वी विल सी दैट विद द डायग्राम व्हाट इज फेगोसाइटोसिस. ओके, अब भाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, फेगोसिटिक सेल्स होती हैं. नेक्स्ट, अदर देन डूइंग द फेगोसाइटोसिस, इनके पास डिफेंसिन प्रोटीन्स भी होती हैं. डिफेंसिन्स, दिस इज अ टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, जो क्या करती है, कोई बैक्टीरिया है, सपोज कोई बैक्टीरिया है, तो ये क्या करती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है या फिर पंक्चर कर देती है, और सारा कंटेंट लीक आउट हो जाता है. ओके, और उस पर्टिकुलर पैथोजन की क्या होती है, डेथ हो जाती है. ओके, सो फेगोसाइटोसिस के अलावा इनके पास दूसरी मैकेनिज्म क्या होती है, पैथोजन को किल करने की, डिफेंसिन्स होती हैं. ओके, वन मोर थिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स, एज यू आर सीइंग दैट कि ये फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, इनके पास इनके ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, डिफेंसिन्स होता है. तो सपोज कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, लाइक सोचो कि कहीं पे फोड़ा या फुंसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, या फिर कहीं पे कट लग गया, आपको पस के बारे में पता होगा. ओके, तो क्या होता है, जब ढेर सारी न्यूट्रोफिल्स एक जगह आके फेगोसाइटोसिस करती हैं. ओके, और आफ्टर द डीग्रेनुलेशन एंड आफ्टर और वाइल डूइंग द फेगोसाइटोसिस, इनकी डेथ हो जाती है. ओके, एज आई हैव सेड कि ढेर सारी एक जगह आके फेगोसाइटोसिस कर रही हैं, उनका डीग्रेनुलेशन हो रहा है, और ढेर सारी एक ही जगह आके उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या बना लेती हैं, पस बना लेती हैं, या फिर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मवाद. ओके, व्हाइटिश टेक्सचर में होता है. ओके, तो मवाद क्या होती है या फिर पस क्या होती है, डेड न्यूट्रोफिल्स होती हैं. ओके, वन मोर थिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स, तो नाइव न्यूट्रोफिल्स होती हैं. ओके, ऑल्दो उनका जो उनके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में लोब होता है, बट जो नाइव या फिर आप कहो कि न्यू सेल्स जो होती हैं, जो लोब्स हैं वो प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब सेल होल्डर हो जाती है तो वो लोब्स प्रोमिनेंटली दिखाई देने लगते हैं. ओके, और इनके नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं, समटाइम इवन 6, समटाइम इवन 5. इसलिए इनको जब ऐसा हो जाता है, या फिर आप कहो कि ओल्डर न्यूट्रोफिल्स में ऐसा होता है, जब उनके सारे लोब्स प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रहे हों, विजिबल हो, तब हम उनको बोल देते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. ओके, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ओके, शॉर्ट में PMNL. ओके, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. दिस इज अबाउट द न्यूट्रोफिल्स. ओके, नेक्स्ट बारी किसकी है, लिम्फोसाइट्स की है. ओके,
थोड़ा हो सकता है सम ऑफ द फीचर्स आर लिविंग हियर, क्योंकि अभी हम एक बार फिर से लौट के आएंगे यहाँ पे, ओके, वाइल डिस्कसिंग द केमिकल बैरियर, जो भी इनकी वर्किंग मैकेनिज्म है वो वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स, ओके। सो लिम्फोसाइट्स, वी नो दैट लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारी टी सेल होती है, बी सेल होती है, एनके सेल्स होती हैं। टी और बी सेल्स हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं, ओनली एनके सेल्स आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट आर द एनके सेल्स, और ये सेकेंड अबेंडेंट ल्यूकोसाइट्स होती हैं। पूरी लिम्फोसाइट्स आई थिंक अबाउट 20 to 30% होती हैं, ओके, 20 to 30% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। एनके सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ओके। These are the cells very effective against the viruses. इनको वायरस को खाने पीने में बहुत मजा आती है, ओके। सो whenever we get the viral infection, their number increases, okay. नेक्स्ट, अच्छा, अब वायरस को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए इनके पास क्या होता है, अलॉन्ग विद द वायरल इन्फेक्शन, ये ट्यूमर सेल या फिर कैंसरस सेल के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, उनको भी रिमूव करने के लिए, ओके, कैंसरस सेल्स। अब वायरस या ट्यूमर सेल या कैंसरस सेल को रिमूव करने के लिए इनके पास एज अ वेपन क्या होता है, इनके पास एक तो परफोरिन प्रोटीन होती है, परफोरिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर में देखेंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एलाबोरेटिंग इट हियर, ओके। एक परफोरिन प्रोटीन होती है, दूसरा ग्रेन एंजाइम होता है, जो कि ये प्रीफरेबली यूज करती हैं, ग्रेन एंजाइम, ओके। लाइक न्यूट्रोफिल्स, इनके पास भी थोड़ा बहुत अमाउंट डिफेंसिन्स का होता है, डिफेंसिन्स, ऑल्दो डिफेंसिन क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, और एनके सेल्स क्या है, एंटीवायरल टाइप की कह दो। ये वायरस इन्फेक्शन या ट्यूमर इन्फेक्शन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, बट कभी अगर इनको रास्ते में बैक्टीरिया भी मिल जाता है तो उसका भी काम तमाम कर देती हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द डिफेंसिस प्रोटीन ऑल्सो, ओके, ओके। नाउ मोनोसाइट्स, ओके, आई वाज सेइंग दैट कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBCs ब्लड में है कि टिश्यू में है, बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, मोनोसाइट्स, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं मोनोसाइट्स। क्यों हो जाता है, क्योंकि मोनोसाइट्स ऐसी सेल्स हैं जो कि जब तक हमारे ब्लड वेसल्स में रहती हैं, दे आर नोन एज दी मोनोसाइट्स, ओके। आफ्टर लीविंग ब्लड वेसल्स ईदर दे बिकम द मैक्रोफेजेस और द डेंड्रिटिक सेल्स, ओके। तो जब तक तो ये ब्लड में है तब तक मोनोसाइट्स हैं, और ब्लड को इन्होंने छोड़ा तो ये क्या बन जाती हैं, या तो मैक्रोफेजेस बन जाती हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फेगोसिटिक सेल, मैक्रोफेजेस बन जाती हैं, या फिर ये डेंड्रिटिक सेल्स बन जाती हैं। वाई आई हैव सेड मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ोगे तो मैक्रोफेजेस जरूर बीच में कूद जाती हैं, ओके। फेगोसाइटोसिस हो रही है, देयर विल बी द मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स या डेंड्रिटिक, नो, डेंड्रिटिक सेल्स, ओके। ये दोनों ही, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि दोनों ही क्या है, फेगोसिटिक सेल्स होती हैं, विच मीन्स दे आर एबल टू परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस। Other than doing the phagocytosis, they are the chief antigen presenting cells. ये क्या होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होती हैं, ओके। एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड अबाउट हाउ इट हैपन्स वी विल डिस्कस इन द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ओके। सो मोनोसाइट्स, ओके। अच्छा, तो दो तरीके होते हैं मोनोसाइट्स, के ब्लड से निकलने के दो बेसिस होते हैं एक्चुअली। एक तो डेवलपमेंट का ही बेसिस होता है कि मोनोसाइट्स
डेस्टिन्ड होती हैं कि भाई ये कुछ टाइम तक ब्लड में फ्लो करेंगी, उसके बाद ब्लड से निकल के टिश्यू में जाएंगी, मैक्रोफोजेस बन जाएंगी। और ये जो कंडीशन होती है उसमें जो मैक्रोफोजेस बनती हैं उनको फिक्स्ड मैक्रोफोजेस बोलते हैं। ओके, जो कि डेवलपमेंट के टाइम ही कुछ टाइम तक डेवलप ये डेवलपमेंट की ही मैक्रोफोजेस, फिक्स्ड मैक्रोफोजेस के डेवलपमेंट की एक प्रोसेस होती है। मोनोसाइट कुछ टाइम तक अबाउट 8 to 10 आवर ब्लड में फ्लो करती हैं, देन दे लीव द ब्लड और कुछ टिश्यूज में जाके बस जाती हैं जहां पे इनको फिक्स्ड मैक्रोफोजेस कहते हैं। ओके, एक और कंडीशन होती है फिर सिचुएशन आप कहो जिसमें मोनोसाइट्स ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को लीव करती हैं। वो क्या होती है, मान लो इन्हें कहीं इन्फेक्शन का सिग्नल मिला, तब ये अगर इन्फेक्शन की साइट पे जाके हमारे वैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को लीव कर रही हैं, तब जो मैक्रोफोजेस में चेंज होती हैं तब इनको हम वंडरर मैक्रोफोजेस बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट चीज ये आ जाती है हाउ ल्यूकोसाइट्स आर एबल टू लीव द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, बिकॉज ल्यूकोसाइट एबल टू परफॉर्म द अमेबॉइड मूवमेंट, और जो इनकी प्रोसेस होती है, जो इनका मूवमेंट होता है, ओके, हमारे ब्लड को लीव करने का, दैट इज नोन एज द डायापेडेसिस। और इसको एक नाम भी देते हैं एक्स्ट्रा वेसेशन। ओके, कोई भी कंटेंट, कोई सेलुलर कंटेंट या फ्लूइड जब हमारे ब्लड से वेसल से होता हुआ बाहर आता है तब उसको हम क्या बोल देते हैं, डायापेडेसिस बोल देते हैं। उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस बोल देते हैं। ओके, सो थोड़ा सा फिक्स्ड मैक्रोफोजेस के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या। अच्छा, थोड़ा इनका नाम भी चेंज हो जाता है, जैसे जहाँ जिस टिश्यू में जाके बस गई उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है। सपोज कि जाके ये लंग्स में बस गई, ओके, तो वहां पे इनको एल्वियोलर मैक्रोफोजेस बोलते हैं। ओके, अगर पर्टिकुलर मोनोसाइट ब्लड को छोड़ा उसने और जाके हमारे लंग्स में रह गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज द एल्वियोलर मैक्रोफोजेस। ओके, लेट मी राइट हियर लंग्स। ओके, लंग्स में जाके बस गई तो एल्वियोलर मैक्रोफोजेस। और सेम अपने कुफर सेल सुना होगा, वो भी टाइप ऑफ मैक्रोफोजेस होती हैं लीवर में। ओके, पी कफर सेल्स क्या होती हैं, वो भी मैक्रोफोजेस होती हैं। वो कहाँ पे, लिवर में। ओके, नेक्स्ट, अगर सेम मैक्रोफोजेस ने ब्लड छोड़ा और जाके वो ब्रेन में रह गई तो उनको बोलते हैं माइक्रोग्लिया। कहाँ पे, मैक्रोफोजेस, सेम मैक्रोफोज कहाँ पे, ब्रेन में। Why I'm writing this? Because I think I have seen some question from this section. Okay, कि भाई फिक्स्ड मैक्रोफोजेस का इस जगह पे क्या नाम होता है। ओके, सो यहाँ से वो कवर हो जाएगा। ओके, तो ब्रेन में गई तो माइक्रोग्लिया, और उसके बाद आई थिंक पेरिटोनियल माइक्रोफोजेस जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल में है मैक्रोफोजेस तो उनको पेरिटोनियल मैक्रोफोजेस बोल देते हैं। पेरिटोनियल मैक्रोफोजेस, ये सारी फिक्स्ड मैक्रोफोजेस। ओके, पेरिटोनियल मैक्रोफोजेस कहाँ पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल। उसके बाद सेम मैक्रोफोजेस अगर ब्लड को लीव करके कहां पहुंच जा रही है, हमारी बोन्स में पहुंच जा रही हैं, तब उनको बोल देते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओके, सेम मैक्रोफोजेस बोन में क्या बोलेंगे उनको, ओस्टियोक्लास्ट। ओके, नेक्स्ट एक रह गई है किडनी में इनको बोलते हैं मेसेनग्लियल मैक्रोफोजेस।
मेसेनग्लियल मैक्रोफेजेस। ओके, कहाँ पे? किडनी में। ओके, सो सेम माइक्रोफेजेस अगर उन्होंने हमारे ब्लड को लीव किया मोनोसाइट्स ने और लंग्स में जाके बस गई तो एल्वियोलर, वही लिवर में बस गई तो कुपर सेल्स, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल में पेरिटोनियल, ओके, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट और किडनी में मेसेनग्लियल मैक्रोफेजेस। ओके, या दिस वाज अबाउट द मैक्रोफेजेस। डेंड्रिटिक सेल्स की अगर बात करें तो वाई दे आर नोन एज द डेंड्रिटिक सेल्स, क्योंकि ये थोड़ा इनका लुक जो है डेंड्रॉन की तरह होता है। ओके, एंड दे आर मोस्ट अबेंडेंट एट द एरिया दोज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट। जैसे हमारा नोज हो गया, ओके, स्किन हो गई, एपिथेलियल वॉल ऑफ स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, या फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग हो गई, वहां सब पे डेंड्रिटिक सेल्स के नंबर ज्यादा रहते हैं। इस्नोफिल एंड बेसोफिल। पहले अबाउट दी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होती हैं? एक वेल नोन केमिकल हिस्टामिन रिलीज करती हैं। ओके, हिस्टामिन, ऐसा नहीं सिर्फ हिस्टामिन रिलीज करती हैं, यहाँ हमारे काम का मैंने कहा था जो इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा। ओके, इसके अलावा सेरोटोनिन भी रिलीज करती हैं। ओके, हेपेरिन भी रिलीज करती हैं, बट हियर फॉर अस हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और ये दोनों ही केमिकल, स्पेसिफिकली हिस्टामिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए। इन्फ्लामेशन के लिए, इन्फ्लामेशन क्या होता है? लोकलाइज रेडनेस, रेडनेस, हीटिंग, बर्निंग, स्वेलिंग ऑफ लोकलाइज्ड टिश्यू, उसी को हम इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। ओके, अभी देखेंगे ये क्यों कॉज होता है। तो हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेशन प्लस इरिटेशन प्लस एलर्जी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को या हमारे इम्यून सिस्टम को पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज की जरूरत है इनमें से। ओके, तो हमारी बेसोफिल्स हिस्टामिन रिलीज करती हैं जो कि इन मोस्ट स्पेसिफिकली इन्फ्लामेशन और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनलाइक टू बेसोफिल्स, ओके, बेसोफिल्स क्या सिक्रेट कर रही हैं? हिस्टामिन। और इसी का अपोजिट इस्नोफिल्स क्या सिक्रेट करती हैं? एंटी हिस्टामिन सिक्रेट करती हैं, एंटी हिस्टामिन। तो अब जो भी एंटी हिस्टामिन, अब जो भी हमारा हिस्टामिन कॉज कर रहा है उस सब के इफेक्ट को इस्नोफिल का सिक्रेशन एंटी हिस्टामिन काउंटर करेगा। क्या करेगा? काउंटर करेगा। ओके, तो सपोज कि हमें किसी चीज हमारे इम्यून सिस्टम ने किसी को एज अ एलर्जन डिटेक्ट किया। एलर्जन डिटेक्ट करने के बाद बेसोफिल ने हिस्टामिन रिलीज की। हिस्टामिन ने क्या किया? एलर्जी कॉज किया। उसके बाद जैसे हिस्टामिन दिखी हमारे बॉडी में या फिर हमारे कहीं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या ब्लड में कहीं पे भी हिस्टामिन डिटेक्ट हुई, इस्नोफिल ने क्या सिक्रेट किया? एंटी हिस्टामिन रिलीज किया। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि चाहे बेसोफिल्स हो चाहे इस्नोफिल्स हो, दोनों के ही नंबर एलर्जिक रिएक्शन में या फिर आपको एलर्जी में इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर इंक्रीजेस इन एलर्जी, इंक्रीजेस इन एलर्जी। ओके, तो बेसोफिल और इस्नोफिल के नंबर एलर्जी में इंक्रीज हो जाते हैं। यू आर एबल टू सी अ गैप हियर। ओके, यहाँ पे मैंने एक गैप छोड़ रखा है, दैट इज फॉर द पर्पस बिकॉज आई डिडंट राइट हियर द मास सेल्स। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मास सेल का लीनेज थोड़ा सा अलग होता है, उनका लाइनेज थोड़ा सा अलग होता है। नाउ वी नो दैट कि मैंने क्यों नहीं लिखा था, सो आई एम गोना राइट इट नाउ। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल्स क्या करती हैं? ओके, सो मास्ट सेल की अगर हम बात करें तो दे आर दी वन ऑफ द अर्ली रिस्पॉन्डिंग सेल्स। ओके, अर्ली रिस्पॉन्डिंग मीन्स सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली सेल में से एक है, या फिर आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड ही करती है। ओके, और ये इफेक्टिव कहाँ पे होती है? कहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं? सपोज जैसे मैंने कहा ना कि ये बेसोफिल, कोई एलर्जन डिटेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये हिस्टामिन रिलीज करती हैं। बट सबसे पहले मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट अर्ली रिस्पॉन्डिंग सेल, तो जैसे कोई एलर्जन डिटेक्ट हुआ तो पहले
पहला हिस्टामिन जो एलर्जी को इनिशिएट करता है, इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करता है, वो कौन सिक्रीट करता है? हमारी मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं। ओके, तो जो हिस्टामिन होता है एट वेरी फर्स्ट दैट इज सिक्रीटेड बाय द मास्ट सेल। ओके, हिस्टामिन। अब हमें ये पता चल गया क्योंकि सबसे वन ऑफ द अर्ली रिस्पॉन्डिंग सेल। ओके, तो पहला हिस्टामिन जो इनिशिएट कर रही है एलर्जी को, इन्फ्लामेशन को इनिशिएट कर रही है, वो कौन सिक्रीट कर रही है? मास्ट सेल। और हिस्टामिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एलर्जी। मास्ट सेल हिस्टामिन प्लस सेरोटोनिन दोनों रिलीज करती है। ओके, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एलर्जी के लिए। अब तक हमें पता था कि बेसोफिल, इस्नोफिल के नंबर एलर्जी में बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट कि मास्ट सेल के नंबर भी एलर्जी में बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर हमें एलर्जी हुई है, बेसोफिल, इस्नोफिल, मास्ट सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, इस्नोफिल के बारे में एक बात रह गई। अदर देन काउंटरिंग द एलर्जिक रिएक्शन बाय सिक्रेटिंग द एंटीहिस्टामिन, eosinophils are also very good cells against the parasitic infection. Okay, against the parasitic eosinophils, specifically eosinophils. Yeah, am I right? लाइन पे है eosinophil की parasitic infection. Okay, तो ये सेल है एट अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर एबल टू परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस ऑल्सो। ओके, तो चीफ फैगोसिटिक सेल्स कौन सी होती है? मैक्रोफोजेस होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बट थोड़ी बहुत फैगोसाइटोसिस इस्नोफिल्स भी कर लेती हैं। ओके, दैट्स इट। तो या हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, सारी सेल्स हो गई। नेक्स्ट वी हैव टू कम टू द साइटोकाइन एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आई वाज सेइंग दैट कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा? अगर सेलुलर बैरियर ही पहले करना था तो भाई सेलुलर बैरियर को ही पहले हेडिंग बना लेते, बट उसका एक पर्पस है। ओके, अभी आप देखोगे कि इन्फेक्शन अगर कोई हो या फिर किसी एंटीजन की एंट्री हो हमारी बॉडी में, तो पहला रिस्पॉन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम शो करता है बाय रिलीजिंग द साइटोकाइन। जो पहली चीज हमारी इम्यूनिक रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम पहला रिस्पॉन्स शो करता है, वो क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ द साइटोकाइंस होता है, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा है। ओके, तो सेल्स के बारे में हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं फिर से। यहाँ पे जितनी भी सेल्स लिखी हैं, अगर हम मास्ट सेल को हटा दें, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हैं। ये सबसे ज़्यादा होती हैं, 50 to 60% होती हैं। ये 20 to 30% होती हैं, सेकेंड अबेंडेंट होती हैं। ओके, मोनोसाइट 2 to 8% होती हैं, थर्ड अबेंडेंट, और इस्नोफिल्स 2 to 4% होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, और लेस देन 1% लीस्ट सेल बेसोफिल्स होती हैं, लेस देन 1% बेसोफिल्स होती हैं। ओके, I have a trick to remember them in the same order. Okay, although इतना बड़ा नहीं है कि आपको ट्रिक की जरूरत पड़े, but I have one, so I'm gonna mention it here. आ जाओ। Okay, नीतू like mostly money earning बॉयज। ओके, नीतू को ज्यादातर मनी अर्निंग लड़के ही पसंद है। ओके, सो हमारी नीतू क्या हो गई? न्यूट्रोफिल्स हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई। ओके, लाइक क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स हो गई। ओके, मोस्टली क्या हो गया? हमारी मास्ट सेल्स हो गई। अगर आपको मास्ट सेल लाइन में नहीं रखना, यू कैन इजिली रिमूव दी मोस्टली। ओके, बाकी सब ऐसे रहेगा। मास्ट सेल्स हो गई, आप कर सकते हो। और आपका कोई और फ्रेंड है जिसका नाम NE या फिर कुछ भी, निहारिका, नेहा, वट एवर, यू कैन यूज इट हियर, नीलेश। ओके, मास्ट सेल्स, मनी, मोनोसाइट्स, और फाइनली अर्निंग इस्नोफिल्स, okay, and then boys basophils. And best thing is that I have seen कि couple of times the question has been asked कि least number कौन सी सेल का होता है।
अबेंडेंट नंबर कौन सी सेल का होता है, तो ये उसी ऑर्डर में है. ओके, इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी टू रिमेम्बरिंग देम विद देयर परसेंटेज, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो. ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि हाँ, इसको पहले क्यों लिखा है, तो उसका एक रीजन है कि भाई सबसे पहले अगर कोई इम्यून सिस्टम, हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एंटीजन की एंट्री के बाद सबसे पहले क्या करता है, क्या इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, साइटोकाइन रिलीज करता है. ओके, सबसे पहले क्या करता है, ये साइटोकाइन रिलीज करता है. अगर हमें इन्फेक्शन हो गया, साइटोकाइन रिलीज, ठीक है, साइटोकाइन लिख देते हैं. इन्फेक्शन हो गया, डजेंट मैटर वो इन्फेक्शन किससे हो रहा है, कोई वायरस से हो रहा है, कोई बैक्टीरिया से हो रहा है, कोई टिश्यू इंजरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा इनेट इम्यून सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, साइटोकाइन रिलीज करेगा. क्यों? एज आई हैव सेड कि भाई मैसेजिंग करना होता है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सेल को बुलाना है. हु विल कॉल देम, सम केमिकल्स वी विल नीड, और वो केमिकल कौन है, हमारा साइटोकाइंस है. ओके, तो अब ये क्या हो गई, मैसेजिंग कर रहे हैं, केमिकल है, वी कैन राइट हियर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स. और किसकी मैसेजिंग कर रही है, किसको मैसेज दे रही हैं, सेल्स को. सो वी कैन राइट हियर व्हाट दे डू, सेल सिग्नलिंग. ओके, सिग्नलिंग. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लाइक मैंने कहा कि साइटोकाइन सबसे पहले रिलीज होती है. और हमें ये भी पता चल गया इनका मेन काम क्या होता है. इनका मेन काम होता है सेल को सिग्नल देना, उसको मैसेज देना, उनको बुलाना एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमारे इन्फेक्शन को कौन रिमूव करेगा, सेल्स ही करेंगे. ओके, तो बट यहाँ पे बात आ जाती है कि हु सीक्रेट साइटोकाइन, कौन सीक्रेट करता है. अच्छा, वेन तो हमें पता चल गया सबसे पहले सीक्रेट, भाई कब सीक्रेट हो रहा है, सबसे पहले पहला इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइन होता है. ओके, और एक चीज और कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलता है कि अब आपको साइटोकाइन रिलीज करना है. ओके, इन्फेक्शन हो गया, उससे इन्फेक्शन का पता कैसे चलता है. ओके, दोज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिकोड हियर. कि पहली चीज तो क्या हो गई, हमारी साइटोकाइंस रिलीज हो गई क्योंकि सेल को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन बुलाना है. अब अच्छा, उससे पहले कि कौन सीक्रेट करता है और कैसे इम्यून सिस्टम को हमारे पता चलता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ है, ये बात कर लेते हैं कि जो हमारी अर्ली रिलीजिंग साइटोकाइंस होती हैं, जो सबसे पहले साइटोकाइंस रिलीज होती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करना. Their first work to cause the inflammation. Okay, so we can say that कि वो प्रो इन्फ्लामेटरी होती है, इन्फ्लामेटरी. तो जो सबसे पहले साइटोकाइन रिलीज होती है वो क्या होती है, प्रो इन्फ्लामेटरी होती है, विच मीन्स दे कॉजेज द इन्फ्लामेशन. ओके, अब इन्फ्लामेशन क्या होता है अभी देखेंगे अच्छे से. बट इसकी वजह से क्या होता है, मतलब अगर इन्फ्लामेशन हो गया भाई साहब, सबसे पहले साइटोकाइन रिलीज हो गई, वो तो ऑल दो केमिकल मैसेंजर्स हैं. ओके, बट मैसेजिंग करती कैसे, उनके पास फोन तो है नहीं ना, उनके पास ये एबिलिटी है टू कॉज द इन्फ्लामेशन. ओके, तो इन्फ्लामेशन उन्होंने कॉज कर दिया. अब इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा. ओके, तो इन्फ्लामेशन का क्या कारण होता है, टू इंक्रीज द movement or influx of cells at site of infection, ओके, तो ये चीज हमें पता चल गई कि पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, साइटोकाइन रिलीज होती है. क्यों, क्योंकि उन्हें सबसे पहले इन्फ्लामेशन कॉज करना होता है. इन्फ्लामेशन से क्या होता है, ढेर सारी सेल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आती है. ओके, अब फिर से लौट के आते हैं कि भाई कौन सीक्रेट करता है, साइटोकाइन रिलीज कौन करता है. अच्छा, टॉपिक को ऐसे कवर करने का रीजन ये है दैट कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पे किसकी जरूरत पड़ रही है
और सारी चीजें लाइक इफ आई से कि एंटीजन का या फिर इन्फेक्शन का रिकॉग्निशन कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई कैसे पता चलेगा हमारे इम्यून सिस्टम को कि वी आर इन्फेक्टेड, ओके। फिर वो एपोप्टोसिस क्या होती है, लाइक इन्फ्लामेशन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होती है, एनके सेल कैसे अपना किलिंग मैकेनिज्म करती हैं, एक्सेट्रा, ओके। तो सब कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करने से वी विल एबल टू नो एवरीथिंग, और अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा, ओके। तो अब क्या हो गया, अच्छा कैसे पता चलता है कि इन्फेक्शन हुआ है, ओके। सो ये पता चलना डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ओके। सपोज कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है, ओके। मान लो कोई एंटीजन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। एंटीजन क्या होता है पता है, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सके, इनिशिएट कर सके, वो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, ओके। और एंटीजन से रिलेटेड कुछ उनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स यूनिक होते हैं, ओके। या फिर उनको हम बोल दें कि सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीजेंस के कुछ सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हर इंसान की सिग्नेचर यूनिक होती है, वैसे ही एंटीजन के पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में जो उनके लिए यूनिक होते हैं। इफ आई गो मोर इफ आई विल बी मोर स्पेसिफिक, तो अगर हम बात कर लें लाइक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सपोज कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके लिए क्या यूनिक होता है, वैसी बात है एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ओके। मान लो कि बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अब उसके लिए क्या हो गया, हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया। सपोज कि कोई जो इन्फेक्टेंट है या फिर कोई एंटीजन है वो वायरस है, तो अब उसके लिए उसका सिग्नेचर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ओके। या फिर कोई टॉक्सिन है तो उसकी पेप्टाइड्स हो जाएंगी। सपोज कि भाई या एनीथिंग कैन बी, फ्लैजेला है तो फ्लैजेलिन हो जाएगा, ओके। तो कुछ के नाम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक बोला कि लाइपोपॉलीसैकेराइड बोला, ये क्या हो गया, ये सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए यूनिक है। लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और क्या बोला था, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, एक्सेट्रा एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें जो कि मतलब स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल जो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए क्या है, यूनिक है, उसको हम बोलते हैं पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट में पैम्स, PAMS, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पैम्स। अब इनके रिकॉग्निशन के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है भाई कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, ओके। अब अलर्ट जारी करना चाहिए, ओके, विच मीन साइटोकाइन रिलीज करनी चाहिए। अब यहाँ पे अब बात ये आ जाती है कि पैम्स तो हैं जो कि सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स हैं, बट पैम्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है। पैम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी हैव सम सेल्स, और जैसा मैंने कहा था कि जगह जगह पे सेल की बात आ जाती है, इसलिए सेल्स को पहले डिस्कस किया, जिसमें है हमारे पास मैक्रोफेजेस, ओके, और डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, ओके। सो अब क्या, अब भाई सेल्स तो हैं, बट अब इनके पास क्या स्पेशल होता है कि इनके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो पैथोजन के सिग्नेचर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। इनके पास मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के पास पैम्स के कॉम्प्लीमेंट्री PRR होते हैं। पैम्स के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, PRR। PRR क्या होता है, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, या फिर आप कहो कि पैम्स के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स बोलते हैं, ओके। पैथोजन रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन वर्ड से ही पता चल रहा है भाई कि ऐसे दिस इज वन वे बाय विच आर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट वी आर इन्फेक्टेड विद समथिंग। ओके, सो PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो ये एक तरीका होता है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है भाई कि इन्फेक्शन हो गया है, अब हमको साइटोकाइन रिलीज करने की जरूरत है। तो ये तो पता चल गया, चलो पैम्स को रिकॉग्नाइज कर लिया PRR ने, मतलब मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के PRR ने, रिसेप्टर्स ने, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब बात हो गई, अब क्या करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे क्या? साइटोकाइन कौन करेगा? जिन्होंने डिटेक्ट किया है, ठीक है, साइटोकाइंस। ओके, अच्छा, तो टॉल लाइक, अभी नहीं तो आगे तो सुनेंगे ही, टॉल लाइक रिसेप्टर होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर वो एक PRR का एग्जाम्पल है, टॉल लाइक रिसेप्टर, ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर TLR एक PRR का एग्जाम्पल है। ओके, सो अब यहां पे एक तरीका ये है कि भाई साइटोकाइन क्या है। अच्छा, एक एनालॉजी मेंटेन करते हैं, नहीं भी छोड़ते हैं, एनालॉजी नहीं। ओके, सो सबसे पहले एक ये तरीका है बाय विच आवर इम्यून सिस्टम गेट टू नो दैट वी आर इन्फेक्टेड विथ समथिंग। ओके, एंटीजेंस के पैम्स रिकॉग्नाइज होते हैं बाय PRR ऑफ मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ओके, जो कि एक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। आफ्टर द रिकॉग्निशन दे ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द साइटोकाइंस। ओके, फिर से वही बात होगी, साइटोकाइंस अब क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन होगा तो ढेर सारी सेल साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आएंगे। ओके, सेकंड चीज क्या होती है, एक तो यहाँ पे साइटोकाइन का रिलीज हो गया, दूसरा क्या हो गया, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इन्फेक्शन है, जैसे मान लो वायरल इन्फेक्शन, मोस्टली क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं। ओके, क्योंकि वो हमारी सेल्स की मशीनरी को यूज करते हैं, तो इन होते हैं उस केस में, ठीक है, उस केस में जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो साइटोकाइन रिलीज करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बताती है दैट हियर इज द इन्फेक्शन। ओके, तो मान लो वायरस का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो यहां पे लिख देते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल। तो इस केस में क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है वो साइटोकाइन रिलीज करेगी। ठीक, अब साइटोकाइन का जो काम है वो आगे साइटोकाइन करेगी, रिलीज का हम अभी देख रहे हैं। ओके, अब ये तो दो टाइप का इन्फेक्शन हमने देख लिया। सपोज कि भाई ये तो दो टाइप में हो गया कि हमें कोई टिश्यू इंजरी हुई है या फिर कहीं पे कट लग गया, उस केस में तो भाई कोई पैम्स तो है नहीं, कोई कट लगा तो वहां पे पैम्स तो है नहीं, कोई एंटीजन तो आया नहीं है, और वहां पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ कट लगा है। तो इस केस में साइटोकाइन कौन रिलीज करेगा? उस केस में एज वी आर सेइंग कि साइटोकाइन के रिलीज का मेन पर्पस क्या है? इन्फ्लामेशन को कॉज करना। साइटोकाइन के रिलीज का मेन पर्पस क्या है? इन्फ्लामेशन को कॉज करना, क्योंकि इन्फ्लामेशन से ही सेल का रस बढ़ता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो अब उस केस में जब हमें कोई कट लगा होता है या फिर टिश्यू इंजरी हुई होती है, उस केस में इन्फ्लामेशन, अब ये बात आ जाती है कि क्या यहाँ पे भी साइटोकाइन रिलीज होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा? नहीं। ओके, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगा बट नॉट विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइन। अभी हमने पढ़ा ना, सेलुलर बैरियर में मास्ट सेल्स होती है, वन ऑफ द अर्ली रिस्पॉन्डिंग सेल्स। ओके, तो जब हमें कभी टिश्यू इंजरी हो जाए या फिर कहीं पे कट लग जाए, तो जो पहला इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए जो हिस्टामिन रिलीज होता है वो कौन करती है? मास्ट सेल्स। तो अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, मान लो ये टिश्यू इंजरी है, अब यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन कौन कॉज कर रहा है? मास्ट सेल्स कॉज कर रही हैं। और कैसे कॉज कर रही हैं? मास्ट सेल्स कैसे कॉज कर रही हैं? हिस्टामिन रिलीज करके। ओके, ठीक, इन्फ्लामेशन। तो ये तो तरीके हैं बाय विच आर इम्यून सिस्टम कन्वे दिस मैसेज कि भाई इन्फेक्शन हो गया है, अब सबको काम पे लगा दो। ओके, चलो, अब इन्फ्लामेशन कॉज हो गया, सॉरी साइटोकाइन रिलीज हो गई, सो वी विल नो सम मोर थिंग अबाउट द साइटोकाइन। उसके बाद कि भाई अगर इन्फेक्टेड सेल ने साइटोकाइन रिलीज किया तो कौन सा साइटोकाइन रिलीज हुआ, उसके बाद इन्फ्लामेशन क्या होता है। ओके, तो
अबाउट द साइटोकाइन्स। साइटोकाइन क्यों रिलीज हुआ पता चल गया, क्योंकि साइटोकाइन ही क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है एट अ फर्स्ट इंस्टेंट। क्यों कॉज कर रहा है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन क्यों हो, ताकि ढेर सारी सेल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पाए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ओके, साइटोकाइन्स। अब साइटोकाइन्स ढेर सारी चीजें तो इनके बारे में पता चल गई। दे आर दी केमिकल मैसेंजर्स। ओके, सेल सिग्नलिंग का काम करती है। पहला रिस्पॉन्स होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम शो करता है। अब ये केमिकल है, केमिकल में क्या है, केमिकल में ये प्रोटीन होती हैं, और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। ओके, अब इनके और क्या काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं अदर देन कॉजिंग द इन्फ्लामेशन। ओके, सेल सिग्नलिंग, इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन अल्टीमेटली सेल सिग्नलिंग के लिए है, उसके अलावा ये क्या करती हैं। ओके, सो लाइक जो हमें बीमार होने पे, इन्फेक्शन होने पे वो बीमार वाली फीलिंग आती है, सिक जैसी फीलिंग आती है, दैट इज कॉजेज बाय द साइटोकाइन्स। ओके, जो हमें फील जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है कि भाई इस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, इसको फील सिक करा। ओके, दैट इज कॉजेज बाय द साइटोकाइन। ओके, द फीलिंग ऑफ सिक, जिसमें आपको मसल पेन होगा, फैटिक फील होगा। ओके, मेनी अदर फीचर्स होते हैं। द फीलिंग ऑफ सिक इज कॉजेज बाय साइटोकाइन्स। और इसका मैसेज, अच्छा ये साइटोकाइन्स खुद नहीं होती हैं कि जो आपको बीमार फील कराएंगी, बीमार फील तो आपका दिमाग कराता है, लेकिन वो मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन भेजता है, साइटोकाइन्स भेजती हैं। ओके, दे, अच्छा इसके अलावा दे ऑल्सो वर्क एज पायरोजन, पायरोजन। ओके, पायरोजन क्या होता है कि अब इसके अलावा तो ये तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज देती हैं कि भाई इस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, इसको बीमार जैसा फील कराओ। दूसरा ये कि फिर हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक और मैसेज भेजती हैं कि इस इंसान को इन्फेक्शन हुआ है, इसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। ओके, सो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कोर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में जो हेल्प करते हैं, डजंट मैटर व्हाट दे आर, उनको हम पायरोजन बोलते हैं। ओके, अब इसका फायदा क्या होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर हमें फीवर हो जाए तो उसका फायदा क्या होता है। इन दैट कंडीशन हमारा लिवर क्या करता है, हमारी बॉडी से सारा जो आयरन है विड्रॉल कर लेता है। ओके, एंड वी ऑलरेडी हैव सीन दैट कि जहां पर भी आयरन की कमी होती है वहां पे बैक्टीरिया को बहुत दिक्कत होती है रेप्लिकेट करने में। ओके, सो दिस इज द अनदर वे बाय विच आवर साइटोकाइन असिस्ट द आवर इम्यून सिस्टम। ओके, इसके अलावा अच्छा अगर हम फंक्शनली बात करें, अगर इन सब फंक्शंस को हम कैटेगरी में डिवाइड करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइटोकाइन्स होती हैं वो ऑटोक्राइन, अभी बताते हैं क्या होता है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन, तीनों फंक्शन की होती हैं। अब ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, ऑटोक्राइन मतलब साइटोकाइन जिस सेल से रिलीज हो रही है उसी सेल को इफेक्ट करे, तब वो ऐसे साइटोकाइन्स को हम बोल देते हैं ऑटोक्राइन। ओके, द सेल और द साइटोकाइन इज इफेक्टिंग द सेम सेल फ्रॉम वेयर इट इज रिलीजिंग। पैराक्राइन क्या होती है कि भाई एक सेल से रिलीज हो रही है, आसपास सेल्स को इफेक्ट कर रही है, फिर मैसेजिंग दे रही है, फिर सिग्नलिंग दे रही है। एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन मतलब किसी सेल से रिलीज हुई और ब्लड से होती हुई गई कहीं डिस्टेंट पार्ट पे इसने वर्क किया। ओके, दैट इज द एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन का फंक्शन तो हमने देख लिया, मैसेज भेज रही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ओके, अब हमारे पास दो फंक्शन और बचे हुए हैं। ओके, सो फॉर दैट पीछे से ले आते हैं, पीछे से अभी लिखा था ना कि अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो उस केस में, क्योंकि भाई इन्फेक्शन वहां पे तो एंटीजन का पैम्स का तो रिकॉग्निशन हो नहीं सकता अगर इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन है, क्योंकि जो इन्फेक्टेंट है या फिर जो पैथोजन है या फिर जो एंटीजन है वो तो सेल के अंदर है। इन दैट केस हमारी क्या करती है, इन्फेक्टेड सेल जो है, वायरल इन्फेक्टेड सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी,
साइटोकाइन रिलीज करेगी। और जो हमारी वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है, ओके, जो हमारी वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है वो हमारी साइटोकाइन जो रिलीज करती है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है इंटरफेरॉन। ओके, वायरल इन्फेक्टेड सेल, ओके, ये साइटोकाइन रिलीज कर रही है, साइटोकाइन, ठीक। और उस साइटोकाइन का क्या नाम है? इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि भाई इंटरफेरॉन, एक तो इसकी प्रॉपर्टी अभी पता चल गई कि इंटरफेरॉन वन ऑफ द अर्ली रिलीजिंग साइटोकाइन और अर्ली फंक्शनिंग साइटोकाइन। अब इंटरफेरॉन करती क्या है? ओके, इंटरफेरॉन के मैंने कहा इसके ऑटोकोराइन और पैराक्राइन, उसके लिए एग्जांपल देख रहे हैं। ऑटोकोराइन और पैराक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। ओके, तो मान लो, अब देखते हैं, तो ये पहुंची आसपास की अनइन्फेक्टेड सेल के पास इंटरफेरॉन। यहां पे एक अनइन्फेक्टेड सेल ले लेते हैं, अनइन्फेक्टेड सेल। ओके, अब इसके पास पहुंची। अच्छा, बिफोर कि मैं इसको बताऊं कि इससे ये क्या कहती है, इंटरफेरॉन का मीनिंग क्या होता है? इंटरफेरॉन की मीनिंग ये होती है कि जो इंटरफेयर करता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, तो समझने में और आसान हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन है। इंटरफेयर इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब किसकी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इंटरफेरॉन रिलीज हुई, ओके, वन ऑफ द साइटोकाइन जिसका ऑटोकोराइन पैराक्राइन दोनों फंक्शन होता है। आसपास की अनइन्फेक्टेड सेल के पास पहुंची, बोली डिस्ट्रॉय और डीएनए, डिस्ट्रॉय योर आरएनए, अपना आरएनए डिस्ट्रॉय कर लो एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? कुछ और क्यों नहीं बोला? सिर्फ आरएनए डिस्ट्रॉय करके प्रोटीन सिंथेसिस रोकने को क्यों बोला? बिकॉज कि जो हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर जो वायरसेस होते हैं वो हमारी सेल की मशीनरी को यूज करते हैं फॉर असेंबल देमसेल्फ। ओके, तो ये अनइन्फेक्टेड सेल के पास पहुंची आसपास की, बोली डिस्ट्रॉय योर आरएनए एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। इसने भी मैसेज दे दिया। ओके ओके, अब ये पहुंची यहां पे, यहां आ गई। अब यहां पे इसको एक इन्फेक्टेड सेल मिल गई, साइटोकाइन है, सिग्नलिंग का काम कर रही है, इन्फेक्टेड सेल मिल गई। ओके, और हो सकता है कि ये इन्फेक्टेड सेल वही हो जहां से ये निकली हो, इंटरफेरॉन जहां से निकला हो वही इन्फेक्टेड सेल हो, या फिर बगल वाली भी इन्फेक्टेड हो सकती है। ओके, इन्फेक्टेड सेल के पास पहुंची, बोली अंडरगो इन एपोप्टोसिस, अंडरगो इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है अभी देखते हैं। एपोप्टोसिस, ओके, एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल किल इटसेल्फ, जिसमें सेल खुद को ही किल कर लेती है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ओके, तो अब ये अनइन्फेक्टेड सेल के पास पहुंची, बोला कि आरएनए खत्म करो और इस प्रोटीन सिंथेसिस भी बंद करो। और इन्फेक्टेड के पास पहुंची, बोलेगी भाई एपोप्टोसिस खत्म करो। और मेन फंक्शन तो है ही अर्ली रिलीजिंग साइटोकाइन है, तो इन्फ्लामेशन कॉज ही करेगी। अब इन्फ्लामेशन कॉज करेगी तो इन्फ्लामेशन किस लिए होता है? इन्फ्लामेशन होता है टू कॉल दी सेल। अब कौन सी सेल को कॉल करेगी? वायरल इन्फेक्शन में कौन सी सेल आती है? कौन सी इन्नेट इम्यून सिस्टम की सेल आती है? एनके सेल। ओके, एनके सेल। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली एनके सेल को ही मैसेज देती है, ये हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से टी सेल्स को भी मैसेज देती है, बट अभी हमें उसके बारे में नहीं डिस्कस करना है। बट फॉर टू बी इन नॉलेज की टी सेल्स को भी ये मैसेज देती है, बट अभी के लिए एनके सेल्स। ओके, तो यहां पे आ गई। तो अब इन्फ्लामेशन कॉज किया, यहां पे इन्फ्लामेशन लिख देते हैं। इन्फ्लामेशन से इसने किसको बुलाया? एनके सेल्स को बुलाया, क्योंकि भाई वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन तो हटना चाहिए, वायरल को रिमूव होना चाहिए जहां पे वो है। ओके, ठीक है,
अच्छा, अदर देन दिस, ओके, साइटोकाइंस दूसरी सेल को इंड्यूस कर सकते हैं टू रिलीज देयर ओन साइटोकाइंस, ओके, ये भी इनके पास प्रॉपर्टी होती है। बट आपने अभी ऑटोक्राइन और पैराक्राइन और एंडोक्राइन तीनों फंक्शन देख लिए, और इंटरफेरॉन का बहुत अच्छा एग्जांपल, जो कि वन ऑफ द अर्ली रिलीजिंग एंड अर्ली इफेक्टर साइटोकाइंस होती हैं, ओके, जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होती हैं, ओके, दैट आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होती हैं, ट्यूमर सेल्स भी इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं, ओके, टू कॉल दी एनके सेल्स। अब एनके सेल आ गई, ओके। एनके सेल का वर्किंग मैकेनिज्म या किलिंग मैकेनिज्म अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एनके सेल। अब भाई एनके सेल का भी मन होने लगा कि हमें अपनी साइटोकाइन रिलीज करनी है, क्योंकि इसको अपने असिस्टेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए, इससे भी तो कुछ हेल्प करने के लिए आए, तो ये अपनी साइटोकाइन रिलीज करने लगती है। इंटरफेरॉन ने एनके सेल को बुलाया, एनके सेल ने कहा आई विल सीक्रेट माय ओन साइटोकाइंस बिकॉज आई आल्सो नीड समवन टू हेल्प मी। और ये कौन सी साइटोकाइन तब रिलीज करेगी? ये रिलीज करेगी इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन गामा। और दूसरी रिलीज करती है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ओके, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ओके, टीएनएफ अल्फा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, टीएनएफ अल्फा। अब मैंने कहा कि भाई असिस्टेंट चाहिए इसको ना, कोई हेल्पर चाहिए, इसलिए इसने 2 साइटोकाइन रिलीज करी है। यहाँ जाओ, ओके। तो अब ये इंटरफेरॉन गामा क्या करेगी? ऐसा नहीं है, अच्छा इंटरफेरॉन गामा ऐसी साइटोकाइन है, मैंने कहा ना कि टी सेल्स को भी बुलाती है इंटरफेरॉन, तो कुछ टाइप की टी सेल्स भी इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करती हैं, ओके। तो बट एनके सेल करती है, उसके साथ टी सेल्स भी करती है इंटरफेरॉन गामा। अब ये इंटरफेरॉन गामा क्या करेगी? इट विल कॉल दी मैक्रोफोजेस, इसको भी असिस्टेंट चाहिए, और एक्टिवेट मैक्रोफोजेस, ठीक। अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है, ये वाली साइटोकाइन जो होती है, वो एनके सेल की साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी को या फिर किलिंग मैकेनिज्म को और इनहेंस करती है या फिर एक्टिवेट करती है, इनहेंसेस इट्स किलिंग मैकेनिज्म, या फिर आप कहो कि उसको और एक्टिवेट करती है, और एक्टिवेट, ठीक है, ओके। अभी देख लेते हैं कि साइटोकाइन के बारे में कुछ रह तो नहीं गया, देन वी विल रिटर्न टू दी किलिंग मैकेनिज्म ऑफ द एनके सेल्स, ओके। या तो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती हैं दैट डज द सेलुलर मैसेंजर सेल सिग्नलिंग, ओके। इनको कॉमनली केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। बीमार होने का जो सिग्नल है और जो फीवर होने का सिग्नल है, ये दोनों सिग्नल्स हमारे साइटोकाइन से सेंड करती हैं टू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शनली ये ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन सब हो सकती हैं, और हमने एंडोक्राइन ये जाके डिस्टेंट पे वर्क कर रही हैं, ये दोनों वर्क इसके एंडोक्राइन हो गए, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन देख लिया, ओके। और यहाँ पे अभी क्या रह गया है? एक अपोप्टोसिस डिस्कस करना है और इसकी वर्किंग मैकेनिज्म, ओके। बिफोर दैट इस पे आए, चलो थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, और या इन्फ्लामेशन रह गया था ना, और फैगोसाइटोसिस लास्ट में कर लेंगे, इन्फ्लामेशन कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन वर्ड आया था, बहुत जर्नल सी बात है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? आई हैव सेड, आई विल ऑल्सो अटैच द पिक्चर हियर। लोकलाइज्ड रेडनेस, swelling, पेन, ये तो सबको पता होता है कि इन्फ्लामेशन में होता क्या है। हमारा एम ये है कि क्यों होता है, ओके, और कैसे होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया कि भाई ऐसा होता है, क्यों होता है और कैसे होता है,
ओके अगर आप साइंस पढ़ रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो. लोकलाइज रेडनेस और क्या हो गई, स्वेलिंग, पेन, इरिटेशन और या दैट्स इट. अब कब कब इन्फ्लामेशन हो रहा था अभी तक जो हमने पढ़ा, एक तो साइटोकाइन रिलीज हो रही थी तब इन्फ्लामेशन कर रही थी, हिस्टामिन रिलीज हो रही थी तब इन्फ्लामेशन कर रही थी. ये सारे सिम्टम्स होते हैं. अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है तो रेडनेस हो जाती है उस एरिया में, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, इरिटेशन होता है. ओके अब क्यों होता है, जो मान लो हमारी चाहे साइटोकाइंस हो या फिर हिस्टामिन रिलीज हुई तो जो उस एरिया पे ओके ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देती. ओके उनको क्या कर देती है, डायलेट कर देती है. तो सपोज कि पहले ब्लड वेसल इतनी थी, डायलेट होके थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने थोड़ी ज्यादा बड़ी बना दी है, बट थोड़ी डायलेट होके और बड़ी हो गई. ओके तो अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं. ओके ब्लड वेसल डायलेट हो गई तो इसका क्या हुआ, ल्यूमेन बढ़ गया. ल्यूमेन बढ़ गया. अब ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड कैरी करती है. ओके तो अब ल्यूमेन बढ़ गया, जगह बढ़ गई, तो इसमें ब्लड था, अब ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड है तो रेडनेस हो गई. ओके एंड इफ यू नो दैट कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर 5 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस हर 5 मिनट में बढ़ जाता है. ओके बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. और हमारा ब्लड क्या करता है, ब्लड उस हीट को कोर बॉडी से हमारी स्किन तक लेकर आता है. ओके अब जब ब्लड वेसल डायलेट होकर उसका ल्यूमेन बढ़ गया है तो ज्यादा ब्लड आया, रेडनेस हुई. और ज्यादा ब्लड आ रहा है तो ज्यादा हीट भी तो आ रही है कि ब्लड का तो काम ही है हीट कैरी करना. ओके तो इसकी वजह से हमें वहां पे अच्छा हीट नहीं लिखा है, हीट फील होती है. ओके हीट भी फील होते हैं, हीट या इरिटेशन. ओके अब ज्यादा ब्लड आ रहा है तो ब्लड में सेल्स हैं, मोर सेल्स विल ऑल्सो कम. ठीक है, मोर सेल्स विल इनफ्लक्स इन दैट एरिया, मोर सेल्स. ओके अब ऐसा नहीं सिर्फ सेल्स ही आते हैं, मान लो टिश्यू डैमेज हुआ है तो टिश्यू रिपेयरिंग प्रोटीन्स भी आती हैं, बाकी और सारी चीजें आती हैं, सब उस साइड पे पहुंचती हैं. ओके सो अब ज्यादा सेल्स, अच्छा इन्फ्लामेशन की वजह से ही सिग्नल मिलता है, ज्यादा सेल्स साइट ऑफ इन्फेक्शन पे आती हैं. रेडनेस क्योंकि ल्यूमेन इंक्रीज हो गया. ओके इसलिए रेडनेस है. और आसपास के टिश्यूज में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है इसलिए स्वेलिंग है. ल्यूमेन भी इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से भी स्वेलिंग, आसपास में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है इसीलिए स्वेलिंग और पेन हो जाता है. ओके अब ये बात होती है कि नेक्स्ट, अच्छा अब ये ल्यूमेन इंक्रीज होने की वजह से, डायलेशन की वजह से जो इसकी वॉल्स होती हैं वो परमिएबल हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं, परमिएबल. अब वेरी बेसिक टर्म जिसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. परमिएबल की मीनिंग क्या हो जाती है, मोर लीकी. मतलब अब उसके होता हुआ कोई भी सब्सटेंस आसानी से पास हो सकता है. ओके इसी वजह से जो हमारी सेल्स होती हैं they can cross the blood vessels. Okay because of the vasodilation and because of the inflammation. Okay तो inflammation समझ में आ गया. और क्या था, फेगोसाइटोसिस लास्ट में करेंगे, उससे पहले अपोप्टोसिस कर लेते हैं. ओके अपोप्टोसिस कहाँ पे, इंटरफेरॉन इन्फेक्टेड सेल को अपोप्टोसिस का सिग्नल दे रही थी. अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस के लिए जो जनरल टर्म यूज किया जाता है वो होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ओके प्रोग्राम सेल डेथ और सेल सुसाइड. ओके या फिर आप बोलो कि इंटेंशनली या फिर विलिंगली सेल चूज टू किल इटसेल्फ. ओके इंटेंशनली cell choose to kill itself. Kill itself. अच्छा ऐसा क्यों करती है, थोड़ा सा जनरलाइज होते हैं यहाँ पे. ऐसा क्यों करती है, सपोज अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, वो सोचते हैं.
WBCs के पास अपना न्यूक्लियस होता है तो वो अपना नंबर इंक्रीज करती हैं जब भी हमें इन्फेक्शन होता है और हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर ऐसी एपोप्टोसिस जैसी प्रोसेस ना होती तो सोचो कि इतनी ढेर सारी WBCs हर इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में फॉर्म होती है, ढेर सारी T सेल, ढेर सारी NK सेल, ढेर सारी न्यूट्रोफिल, और इन्फेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद भी उनकी डेथ नहीं हो रही है तो क्या होता, हमें ढेर सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छा होता। तो ऐसे ये एक जगह बेनिफिशियल है। ओके, अब इसमें होता क्या है, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि इन्फेक्टेड सेल को अपोप्टोसिस का सिग्नल दिया था इंटरफेरॉन ने। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कैसे ये इफेक्टिव है। ओके, अब इन्फेक्टेड सेल को मिला था सिग्नल। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल को सिग्नल जब मिलता है तो सबसे पहले वो अपने पूरे सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो भी है उसका सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, DNA है, ओके, बाकी प्रोटीन्स है, सबको स्लोली टाइडली किल करती है। ओके, टाइडली किल करती है या फिर आपको डिस्ट्रॉय करती है, देन अल्टीमेटली इट किल इटसेल्फ। ओके, तो आप कह सकते हो अपोप्टोसिस क्या होती है, एक ऑर्डर्ड किलिंग होती है। और टाइडी किलिंग होती है, मतलब काफी मैनर से, पहले अंदर सब कुछ टाइडी किलिंग। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, आपने देखा कि वायरस क्या करता है, हमारी अपनी सेल की मशीनरी को यूज करता है। तो अगर ऐसा ना हो, पहले उसका DNA ना डिस्ट्रॉय किया जाए, बाकी उसकी प्रोटीन्स ना डिस्ट्रॉय किया जाए और सेल की सिर्फ सिंपली ब्रस्ट कर दिया जाए, सेल को सिंपली ब्रस्ट कर दिया जाए, तो उसके जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है दूसरी सेल्स को भी तो हार्म कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट ये अपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ द सेल इज चूजन बाय योर इम्यून सिस्टम। ओके, अपोप्टोसिस के बाद यहाँ आ जाते हैं NK सेल्स। ओके, वायरल इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन रिलीज किया, इंटरफेरॉन ने इन्फ्लामेशन कॉज किया, इन्फ्लामेशन से NK सेल्स आ गई। NK सेल्स का हमने देखा, NK सेल के पास क्या थी, परफोरिन थी, ग्रेन एंजाइम था और डिफेंसेंस थी। लेकिन डिफेंसेंस का तो यहाँ पे वर्क है नहीं, क्योंकि इन्फेक्टेंट कौन है, पैथोजन कौन है, वायरस है। ओके, चलो ओके, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा राइट कर लेंगे फास्ट। इंटरफेरॉन रिलीज हुई वायरल इन्फेक्टेड सेल से, उसके बाद कौन आया, NK सेल्स आई। ओके, अब NK सेल्स तो आ गई, इन्फ्लामेशन के बाद NK सेल्स तो आ गई कि भाई यहाँ पे हमें यहाँ से सिग्नल मिले थे कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, NK सेल्स रीच देयर। बट अब NK सेल्स को कैसे पता चलेगा, हाउ दे विल नो, ओके, हाउ दे विल नो कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इन्फेक्टेड है या इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में इन्फेक्शन हुआ है, दूसरी वाले में नहीं हुआ है, तीसरी वाले में नहीं है, इनमें से कौन सी इन्फेक्टेड है, कौन सी इन्फेक्टेड नहीं है, ये NK सेल्स को कैसे पता चलता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो इंट्रासेलुलर। ओके, और मान लो इंटरफेरॉन रिलीज हुई थी वो किसी ट्यूमर सेल या फिर कैंसरस सेल से रिलीज हुई होती, तब भी NK सेल आती, तब NK सेल को कैसे पता चलता कि भाई जो इन्फेक्टेड या ट्यूमर सेल है वो कैसे पता चलता, क्योंकि ट्यूमर सेल भी तो अंदर से ट्यूमर सेल है ना, बाहर से तो है नहीं। ओके, सो वो ऐसे पता चलता है, NK सेल्स जो होती हैं दे रीड द MHC प्रोटीन, दे रीड द MHC प्रोटीन्स। ओके, MHC प्रोटीन्स यहाँ कर लेते हैं। अब MHC प्रोटीन क्या होता है, MHC प्रोटीन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में भी आएगा, बट हम लोग यहाँ पे ही थोड़ा देख ले रहे हैं। ओके, MHC प्रोटीन का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, सेल सरफेस एंटीजन होते हैं, विच मीन्स ये कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे होते हैं। ओके, जनरली जो MHC होता है वो 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो है
वो 2 टाइप्स के होते हैं। सेकंड वाले से अभी मतलब नहीं है, जब एंटीजन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में तब देखेंगे, ओके, नहीं तो भी कंफ्यूजन बढ़ेगा, ओके। तो ये क्या होते हैं, MSCR और मेजर हिस्टो, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन। ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं जो प्रोटीन नेचर में होते हैं, दैट्स इट। कहाँ पे होते हैं, ये सेल की सरफेस पे होते हैं, ओके। अच्छा, क्या एक और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द MSC प्रोटीन, MSC प्रोटीन जो होता है हर इंडिविजुअल में यूनिक होते हैं, ओके। हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि हमारा MSC किसी और से मैच करेगा। जितने वो रिलेटेड होते हैं, जितना ही लोग क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे उनकी उतने सिमिलर होते हैं, बट एक जैसे नहीं होते हैं, ओके। तो हर इंडिविजुअल का MSC जो है वो यूनिक होता है, इसीलिए हमारा टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इतना टफ हो जाता है, ओके। ये तो हमें पता है कि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में ब्लड मैचिंग चाहिए, उसके साथ साथ MSC का भी मैचिंग चाहिए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी की भी मैचिंग चाहिए, नहीं तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है, ओके। अब इसको हम देखेंगे अपने एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में कि कैसे टी सेल्स ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती हैं, क्यों कर देती हैं, ओके। तो MSC 2 टाइप्स के होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक होता है। ह्यूमन में इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस बोलते हैं, ओके। जो MSC फर्स्ट होता है या फिर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, वो हमारी बॉडी की सारी न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पे होता है, ओके। सो फाउंड ऑन सरफेस ऑफ एवरी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ओके। जो सेकंड होते हैं वो एपीसीज की सरफेस पे होते हैं, जब वहां पे करेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में तब देख लेंगे, ओके। जो फर्स्ट होता है वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पे होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि आरबीसीज की सरफेस पे MSC प्रोटीन नहीं होते, ना ही प्लेटलेट्स की सरफेस पे होते हैं, ओके। तो भाई इंटरफेरॉन रिलीज हुआ, NK सेल्स आ गई, NK सेल्स अब क्या करेंगी, यही करेंगी, वो MSC फर्स्ट को रीड करती हैं, दे रीड द MSC फर्स्ट, ओके। अब वो क्या रीड करती हैं, क्योंकि अभी जब हम एंटीजन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है कुछ आप लोगों में से पहले ही पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या होता है कि MSC प्रोटीन तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि टी सेल्स रीड करती है, नहीं, जो MSC फर्स्ट होता है टी सेल्स भी करती हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में करती हैं, ओके। जो MSC फर्स्ट होता है वो हमारी NK सेल्स रीड करती हैं, और जो हमारी टी सेल्स MSC रीड करती है वो एपिटॉप्स को रीड करती हैं। MSC पे जो एपिटॉप होता है, मतलब कि एपिटॉप पहले एपिटॉप जान लेते हैं, ऑल्दो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, वहां पे फिर से करेंगे, ओके। तो क्या करता है, एपिटॉप वो पार्ट होता है किसी भी एंटीजन का जिसे हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से डिटेक्ट करता है भाई कि ये क्या है, पैथोजेनिक है, ओके। सो टी सेल्स क्या करती हैं, एपिटॉप रीड करती हैं, बट NK सेल्स जो होती हैं वो MSC रीड करती हैं, ओके। सपोज ये हमारी कोई सेल हो गई, कोई तिरछा मिर्चा जैसा भी एक MSC प्रोटीन बना लिया, ओके। तो अब MSC में क्या रीड करेंगे, कोई पेप्टाइड में तो चेंज नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज तो नहीं है, इसकी साइज छोटी तो नहीं हो गई है, पेप्टाइड में अल्ट्रेशंस तो नहीं है, ओके। सो दोज थिंग्स रीड बाय द NK सेल्स। और MSC का साइज या फिर उसके पेप्टाइड्स में अल्ट्रेशन हो जाता है इफ द सेल इज इन्फेक्टेड, ओके। अगर हमारी बॉडी की सेल इन्फेक्टेड है तो उसके MSC फर्स्ट में चेंजेस आ जाते हैं, ओके। तो भाई इंटरफेरॉन रिलीज हुआ, NK सेल्स आई, NK सेल ने क्या किया, MSC फर्स्ट को रीड किया और उन्हें पता चल गया दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इज इन्फेक्टेड, ओके। अब वो क्या करेंगे, सो इंटरफेरॉन
वायरल इन्फेक्टेड सेल ने रिलीज किया, एनके सेल्स आई, एनके सेल ने एमएससी को रीड किया और एमएससी अल्टर्ड था, एनके सेल्स को पता चल गया दिस पर्टिकुलर सेल इज इन्फेक्टेड। अब एनके सेल्स क्या करेंगी? ओके, अब एनके सेल्स क्या करेंगी? एनके सेल्स के पास क्या क्या है? एक तो परफोरिन है, ग्रेन एंजाइम है, उसके बाद क्या है? डिफेंसेंस है। डिफेंसेंस की जरूरत नहीं क्योंकि इन्फेक्शन तो वायरल है। ओके, तो यहाँ पे एक इन्फेक्टेड सेल बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले एनके सेल्स परफोरिन रिलीज करते हैं। परफोरिन, नाम ही देख के थोड़ा सा क्लू मिल रहा है। परफोरिन प्रोटीन्स होती हैं दैट कॉजेज द पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। ये क्या करती हैं? पोर्स बना देती हैं। ओके, इसकी मेम्ब्रेन में। अब इस पोर से ग्रेन एंजाइम रस करता है, ग्रेन एंजाइम अंदर जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है? ग्रेन एंजाइम एक टाइप का प्रोटीएज है जो इसको सिग्नल देता है, इसको सिग्नल देता है टू अंडरगो इन दी अपोप्टोसिस, कि भाई आप अपोप्टोसिस कर लो, आप सुसाइड कर लो, अपोप्टोसिस। ओके, दिस इज दी वन वे। इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन रिलीज किया, एनके सेल्स आई, परफोरिन उन्होंने रिलीज किया, पोर बने, पोर से ग्रेन एंजाइम अंदर गया, ग्रेन एंजाइम ने सिग्नल दिया अपोप्टोसिस का और सेल ने सुसाइड कर ली, सेल की डेथ हो गई। ओके, एक तो ये तरीका होता है। ठीक, दूसरा ये होता है कि भाई सेल आई, एनके सेल्स आई, ये हमारी इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल है। एनके सेल्स आई, फिर से उन्होंने यही किया, परफोरिन रिलीज किया और पोर कॉज किया। ठीक, एक्चुअली ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स होते हैं। वाटर चैनल को आई थिंक एक्वस चैनल भी बोलते हैं, एक्वस चैनल। अब भाई वाटर चैनल स्पेसिफाइड क्यों किया जा रहा है? परफोरिन ने पोर क्रिएट करा। अब पोर क्या है? टाइप ऑफ वाटर चैनल्स है। वाटर चैनल है मतलब कोई ऐसा चैनल जिससे वाटर अंदर जा सकता है। अच्छा, क्या सिर्फ वाटर ही अंदर जा सकता है? नहीं, वाटर से थोड़े और भी छोटे, एकदम माइन्यूट कुछ सब्सटेंसेस भी अंदर जा सकते हैं। ओके, दे विल गो इनसाइड, वो जाएंगे पोर के थ्रू, वो अंदर जाएंगे और सेल क्या करेगी? धीरे धीरे साइज में इंक्रीज करेगी। ओके, साइज में इंक्रीज करेगी और सेल के अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस कॉज होगा और सेल की साइज धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली इतनी बढ़ जाएगी कि सेल की लिसिस हो जाएगी, इम्बैलेंस। ओके, फाइनली सेल की लिसिस हो जाएगी। ओके, और सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ओके, तो एनके सेल एक तो पोर क्रिएट करके ग्रेन एंजाइम से अपोप्टोसिस का सिग्नल देती है और दूसरा पोर क्रिएट करके वाटर रस होता है और ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से सेल की लिसिस होती है और फाइनली सेल की डेथ हो जाती है। ओके, दीज आर द टू ways chosen by the NK cell to kill the infected cell. ओके, अब ये जो एपोप्टोसिस वाला सिग्नल है, ये जो एपोप्टोसिस का सिग्नल है, वो NK सेल प्रेफरेबली, मतलब इनको ज्यादा पसंद है कि वो वायरल इन्फेक्टेड सेल को दे, कि वायरल इन्फेक्टेड सेल को वो एपोप्टोसिस के थ्रू किल करे। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि बॉडी की उस टाइम पे नीड क्या है और टाइम कितना है हमारे इम्यून सिस्टम के पास, बट इनके सेल प्रोबेबली वांट टू गिव द अपोप्टोटिक सिग्नल्स टू द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। और अगर इंटरफेरॉन किसी ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल से आई है तो एनके सेल्स चाहती हैं कि उसको ऑस्मोटिक इम्बैलेंस से, लिसिस से उसकी डेथ हो। ओके, एंड आई ऑलरेडी हैव गिवन द क्लू फॉर द फॉर द रीजन बिहाइंड दिस थिंग, कि भाई क्यों ऐसा करती है एनके सेल। और ओके, एंड आई एम लीविंग यू विद दी हॉट्स क्वेश्चन कि क्यों ऐसा करती है, और क्लू ऑलरेडी इस लेक्चर में। ओके, कि ये
इन्फेक्टेड सेल को क्यों अपोप्टोटिक सिग्नल देती है, प्रेफरेबली क्यों चाहती है कि वायरल इन्फेक्टेड सेल अपोप्टोसिस से उसकी डेथ हो और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनकी ऑस्मोटिक इम्बैलेंस या फिर लिसिस से उनकी डेथ हो। ओके, तो साइटोकाइन रिलीज हुई, साइटोकाइन जब इन्फेक्टेड सेल से रिलीज हुई तो कौन सी थी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ने किसको बुलाया, एनके सेल ने। एनके सेल ने क्या किया, एमएससी रीड किया। एमएससी रीड करने के बाद क्या किया, परफोरिन क्रिएट किया। परफोरिन ने क्या किया, पोर क्रिएट किया। पोर से कौन गया अंदर, ग्रेन एंजाइम। ग्रेन एंजाइम ने क्या किया, अपोप्टोटिक सिग्नल दिया। फिर से अगर ट्यूमर सेल है, एनके सेल आई, परफोरिन ने पोर क्रिएट किया या फिर वाटर चैनल बनाया। फिर से वाटर इनसाइड रस की और फाइनली सेल की डेथ हो गई। दिस इज हाउ आवर एनके सेल किल दी सेल। ये तो उनकी किलिंग मैकेनिज्म होती है, ओके, एनके सेल्स की। अब आते हैं एपोप्टोसिस हो गया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थे कि भाई आर इम्यून सिस्टम, दिस पार्ट जहाँ पे पैम्स और पीआरआर स्टडी किया था। ओके, सो आर इम्यून सिस्टम नीड्स टू नो दैट फ्रॉम विच इट इज got the infection. In that condition, it first need to recognize that antigen or pathogen. For that, the macrophages and dendritic cells uses their receptor, which is known as the PRR or pathogen recognition receptor, that actually complementary to the PAMs, and they, after the recognition of the PAMs, they trigger to secrete the cytokines. ओके, तो उसके बाद साइटोकाइंस। अब हम मान लेते हैं कि इस बार जो पैम था, हमने एग्जाम्पल भी लिया था बैक्टीरिया का, है ना, बैक्टीरिया का लिया था एग्जाम्पल, लाइपोपॉलीसेकेराइड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था ना। अब हम मानते हैं कि जो पैम रिकॉग्नाइज हुआ था वो क्या था, या फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड था। ठीक, किसने किया था, मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल ने किया, उनके पीआरआर ने किया। अब ये तो पता चल गया ना कि अब इस कंडीशन में जो साइटोकाइंस रिलीज हुई, साइटोकाइंस रिलीज हुई, फिर से इन्फ्लामेशन हुआ, फिर से अब कौन आएगा, सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे ही आएंगे। और अब इस बार न्यूट्रोफिल्स को पता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, ऑल्दो सारी सेल्स भी आती हैं, द होल इम्यून सिस्टम वर्क कोऑपरेटिवली। अब वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगी, ओके, और दे विल डू दी फैगोसाइटोसिस। ओके, एक तो ये तरीका होता है, अभी देख लेंगे फैगोसाइटोसिस कैसे करती है। सेकंड कि नॉर्मली वो क्या करेंगी, डिफेंसिन रिलीज करेंगी, और हमने देख ही लिया है कि डिफेंसिन कैसे वर्क करता है। डिफेंसिस सिंपली वॉल को पूरी पंक्चर कर देता है और उसका सारा कंटेंट लीक आउट हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। ओके, सो पैम्स के रिकॉग्निशन के बाद, पैम्स हमारा कौन सा था, बैक्टीरिया का पैम्स था, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल किसका था, बैक्टीरिया का था। और उसके बाद साइटोकाइन रिलीज हुई, न्यूट्रोफिल्स आई, उन्हें फैगोसाइटोसिस करनी है। फैगोसाइटोसिस वो करती क्या है, हमें पता है, बहुत जनरल सी बात है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, साइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में इनगल्फिंग होती है प्लस डाइजेशन होता है। ओके, और ऐसा नहीं है सिर्फ पैथोजन के साथ ही उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट किया जाता है। जो हमारी ओल्ड बॉडी की सेल्स होती हैं, डैमेज्ड सेल होती हैं, और डिब्रीज होती है, सब कुछ, सब चीज की फैगोसाइटोसिस होती है। ओके, ये आप कह दो एक क्लीनिंग मैकेनिज्म है ऑफ आवर बॉडी। अब फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, एनी फैगोसिटिक सेल, डजंट मैटर विच टाइप ऑफ सेल इट इज, मैकेनिज्म सब में सेम होता है, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, मैक्रोफेजेस हो, डेंड्रिटिक सेल्स हो। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सेल आती है, सेल आई और
चाहे उसके बहुत पास में हो एंटीजन या फिर पैथोजन या थोड़ा दूर भी हो, इट स्टार्ट टू एक्सटेंड इट्स मेम्ब्रेन। ओके, वी विल सी थ्रू द डायग्राम। सपोज कि ये कोई सेल है, कोई भी सेल बना ले। ओके, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो ऐसे ठीक है। कोई सेल बना ले, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ओके, सपोज कि यहां पे क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया। अब सेल क्या करेगी, सेल इसके चारों तरफ अब सेल क्या करेगी, सेल इसके चारों तरफ अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगी। इफ यू एबल टू रिकॉल द न्यूट्रिशन इन दी अमीबा, अमीबा भी तो ऐसे कुछ करता था, अपने सीडोपोडिया बढ़ाता है फूड के चारों तरफ। ओके, तो कुछ ऐसा ये करती हैं। तो धीरे धीरे जो एंटीजन होता है वो, या फिर आपको पैथोजन या फिर बैक्टीरिया अंदर आने लगता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या फिर वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर में। ओके, धीरे धीरे ये अंदर आने लगता है एंड सोन जो सेल होती है उसको एक वेसिकल के अंदर अपने अंदर कर लेती है। क्वाइट रफ डायग्राम बट इट्स ओके। ओके, तो अब इसके अंदर आ गया, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। दोनों एक ही कलर। ओके, तो अब ये सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर आने के बाद विद इन अ वेसिकल और अ सैक द पैथोजन इज नोन एज द फैगोसोम, या फिर आपको ये वेसिकल के अंदर पूरा पैथोजन क्या बोलते हैं, इसको फैगोसोम बोलते हैं। ठीक, अब फैगोसोम क्या करेगा, चलो इसको अंदर ला देते हैं एकदम से। ठीक, आपके डायग्राम में सारी सेल का साइज सेम रहना चाहिए एंड कलर ऑल्सो। ओके, अब ये हो गया हमारा फैगोसोम और ये इसका न्यूक्लियस हो गया सेल का, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया और यहां पे हम छोटा सा एक लाइसोसोम बना देते हैं। ओके, ये फैगोसोम हो गया। अब ये जो फैगोसोम है सेल के अंदर इट फ्यूजेस विद द लाइसोसोम। यहाँ पे एक ही लाइसोसोम मैंने बनाया है बट बहुत सारे होते हैं एक सेल के अंदर। ओके, लाइसोसोम किसी भी के साथ वो फ्यूज कर सकती है। ओके, अब फैगोसोम अब ये जो लेट्स मेक इट डिफरेंट इन डिफरेंट कलर, लाइसोसोम ये हो गया, लाइसोसोम को येलो कर दिया। ओके, अब ये हमारा फैगोसोम, ये लाइसोसोम। ओके, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये फैगोसोम जो है हमारा लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके फैगोलाइसोसोम बनाता है। क्या बनाता है, फैगोलाइसोसोम बनाता है। ओके, अब हमें पता है कि लाइसोजाइम क्या है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, जिसके पास ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इतने कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। ओके, सो अब क्या करेगा वो, सब पूरे फैगोलाइसोसोम में जो हमारा पैथोजन है उसको किल कर देगा। ओके, या फिर आपको डाइजेस्ट कर देगा। पैथोजन पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और फाइनली पैथोजन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू
बाहर चला जाएगा। ओके, so what happens in the phagocytosis? In phagocytosis, the phagocytic cell engulf plus digest the pathogen, cellular debris or anything else. Okay, during the phagocytosis, the phagocytic cells extend its plasma membrane towards the pathogen. Okay, and soon it makes a vesicle like structure. Okay, and that vesicle like structure or sac like structure within that the pathogen is known as the phagosome. Okay, that phagosome soon fuses with the lysosome within the cell and makes the phagolysosome. Okay, and the digestive enzyme of the lysosome digest the pathogen inside the phagolysosome and finally release it by the exocytosis. ओके, तो ये पूरा होता है फेगोसाइटोसिस में। ओके, जो कि हमारी मैक्रोफोजेस करती हैं, न्यूट्रोफिल्स करती हैं और डेंड्रिटिक सेल्स करती हैं, थोड़ी बहुत फेगोसाइटोसिस इस्नोफिल्स भी करती हैं। ओके, लेट्स चेक कि सब कुछ हो गया, कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं रह गया, सारी सेल्स हो गई। ओके, सारी सेल्स हो गई, एवरीथिंग इधर, रिसेप्टर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को छोड़ के सब हो गया है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यही कर लेते हैं, छोटा सा है, कुछ उसमें है नहीं। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एज आई हैव सेड अर्लियर कि ये कुछ सेट ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। ओके, अबाउट अबाउट 30 सीरम प्रोटीन्स होती हैं। ओके, जो कि इनएक्टिव होती हैं एंड बेसिकली दे आर सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड मैक्रोफोजेस सेल्स। इनएक्टिव होती है। ओके, और इनके एक्टिवेशन के 3 डिफरेंट वेज होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है क्लासिकल पाथवे और एक होता है हमारा लैक्टिन पाथवे। ओके, सो इनका जो एक्टिवेशन होता है वो 3 डिफरेंट पाथवे से होता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो तीनों ही पाथवे हैं उनके इनिशियल स्टेप्स तो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उनको अलग अलग नाम मिल रहा है। ओके, बट उनके लेटर स्टेप सेम होते हैं और उनका एंड प्रोडक्ट भी सेम बनता है। ओके, और दूसरी इंटरेस्टिंग थिंग ये है अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कि इनका जो एक्टिवेशन होता है कैस्केड मैनर में होता है। ओके, कुछ कैटालिटिक चेंजेस पहली प्रोटीन में होते हैं, उसके बाद वो दूसरी प्रोटीन में चेंजेस लाती है, दूसरे में कुछ चेंजेस होते हैं वो तीसरी में लाती है और नेक्स्ट वाली प्रोटीन पहले वाले के लिए सबस्ट्रेट बन जाती है। ओके, तो अगर आपने कैस्केड या अगर आपने कभी ऐसे कार्ड्स देखे हो तो अगर हम एक पैसे मार देते हैं तो सारा गिरता हुआ चला जाता है, समथिंग लाइक दैट हैपन। ओके, तो कुछ चेंजेस फर्स्ट वाले में हुए, उसकी वजह से सेकंड वाले में चेंजेस हुए और सेकंड वाले की वजह से थर्ड में हुए, थर्ड वाले की वजह से फोर्थ में एंड सो ऑन। तो ऐसा कभी कुछ हो रहा होता है तो देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द कैस्केड। ओके, तो इनका एक्टिवेशन जो होता है कैस्केड मैनर में होता है और इसके 3 डिफरेंट वेज होते हैं एंड दोज आर, एक तो होता है हमारा ऑल्टरनेटिव पाथवे, एक लैक्टिन पाथवे,
चलो एक ही पाथवे से काम चला लिया। और एक होता है क्लासिकल पाथवे। पता चल गया कि तीनों अलग अलग तरीके से इनिशिएट होते हैं, बट उनके लेटर स्टेप सेम होते हैं और उनका एंड प्रोडक्ट भी सेम होता है। और एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स से ही पता चल रहा है कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो पैथोजन के मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली ऐसा होता भी है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो पैथोजन की मेम्ब्रेन पे अटैक करता है और फाइनली सेल की लिसिस हो जाती है। ओके, दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रिमूव द पैथोजेंस ओके फ्रॉम आवर बॉडी। दिस इज वन वे। एक तो एक तरीका होता है कि भाई इनमें से अगर कोई पाथवे से ये प्रोटीन एक्टिव हुई तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पैथोजन की वॉल पे अटैक करेगा, उसको पंक्चर करेगा और उसकी लिसिस हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि अभी हमने जाना कि अगर कोई केमिकल है तो कोऑर्डिनेशन में भी वर्क कर सकता है, ये भी करता है। ओके, तो ये कीमो अट्रैक्टेंट का भी वर्क करता है। मतलब ये जहां पे प्रेजेंट है दूसरे को बुलाएगा कि भाई तुम भी आ जाओ, यहाँ पे पैथोजन है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, वी हैव टू रिमूव इट। ओके, सो कोई केमिकल अगर दूसरी चीजों को या फिर पर्टिकुलरली सेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो वी कैन यूज अ वर्ड कीमो अट्रैक्टेंट। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एज अ कीमो अट्रैक्टेंट भी वर्क करती हैं। कीमो अट्रैक्टेंट, अब किसके लिए कीमो अट्रैक्टेंट? केमिकल अट्रैक्टेंट किसके लिए है ये? फॉर दी सेल्स। ओके, और एक और लास्ट चीज रह जा रही है, दे ऑल्सो वर्क एज दी ऑप्सोनिन फॉर ऑप्सोनाइजेशन। ओके, फॉर ऑप्सोनाइजेशन ये कुछ प्रोटीन्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एज अ ऑप्सोनिन वर्क करती है फॉर ऑप्सोनाइजेशन। अब ये ऑप्सोनिन क्या होता है और ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, लेट्स सी। ओके, सो ऑप्सोनाइजेशन का जो लिटरल मीनिंग होती है, ऑप्सोनाइजेशन की जो लिटरल मीनिंग होती है कि प्रिपेयरिंग अ विक्टिम फॉर द डेथ और टू किल। ओके, उसमें एक विक्टिम को तैयार किया जाता है टू किल और फॉर द डेथ। ओके, तो अब विक्टिम तो ऑब्वियस सी बात है पैथोजन होगा या फिर एंटीजन होगा। अब उसको तैयार कैसे करेंगे? ऑप्सोनिन कोई भी, लाइक अभी हम देखेंगे कि कुछ एंटीबॉडी भी एज ऑप्सोनिन वर्क करती हैं। ऑप्सोनिन ये होता है, मान लो अगर हम पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात कर रहे हैं, कोई एक प्रोटीन जो कि एज ऑप्सोनिन वर्क कर रही है, ये पैथोजन है उसको जाके कोट कर लेती है या फिर आप कहो कि उसके साथ जाके अटैच्ड हो जाती है। तो अब इसके पास सिग्नल देने की एबिलिटी है, ओके, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के पास, और ये जाके एंटीजन से अटैच्ड हो गई है। और अब मार्कर भी हो गया हमारे अदर इम्यूनिक सेल्स के लिए या फिर आपको WBCs के लिए मार्कर भी हो गया और ये सिग्नल देके बुला भी सकती है। ओके, दैट कम हियर एंड फेगोसाइटाइज्ड मी, आई एम विद द एंटीजन। ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है? एनी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इट कोटेड द एंटीजन विद इटसेल्फ, ओके, और इट अटैच इटसेल्फ विद द पैथोजन। ओके, एंड जो अटैचमेंट होता है दैट इज नोन एज द opsonization, and whatever thing is attaching with the antigen to making it for killing, और बेसिकली आपको मोर पर्टिकुलरली ये जो अटैचमेंट्स होता है या फिर जो ऑप्सोनाइजेशन होता है उसमें बस इस चीज को मार्क किया जाता है कि प्रोटीन अगर एंटीजन के साथ है तो वो सिग्नल देती है बेसिकली फैगोसिटिक सेल्स को कि भाई आओ इसकी फैगोसिटिस करो, फैगोसाइटोसिस करो। ओके, सो किलिंग हो गई, ऑप्सोनाइजेशन हो गया या ऑप्सोनिन। अदर देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारी कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो एज ऑप्सोनिन वर्क करती हैं, दैट वी विल सी इन द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ओके, सो और जो फैगोसाइटोसिस होती है जो कि ऑप्सोनाइजेशन पे डिपेंडेंट होती है उसको फैगोसाइटोसिस ऑप्सोनाइजेशन डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। आई थिंक दिस वाज द लास्ट